नमस्कार। ऑटोसाइक आपकी सेवा में है तैयार। लास्ट वीडियो था कि हमें डीज़ल क्यों नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिर क्या लेना चाहिए। ठीक है, मतलब आप यहाँ वहाँ यूट्यूब पर जो देखने जाते हो ना, ये कार है, ये खरीदने ये तो मनोरंजन तो वहाँ बहुत सारा कर लेते हो, पर यूट्यूब पे आपको देखना क्या है ये आप यहाँ आके देखो। समझे? वो आपको यहाँ पता चलेगा कि आपको असल में देखना क्या है यूट्यूब पर। तो अभी टफ टाइम चल रहा है, समझ में आ नहीं रहा है कहाँ पर पैसे खर्च करें। इससे अच्छा तो इन्वेस्ट ही कर दें। तो देखिए, अब कौन सी कार खरीदें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इतना सोच रहे हैं इसमें आखिर आपको उतनी ज़रूरत कार की नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि आप कार ना खरीदें। पॉज। ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए। सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि आप कार ना खरीदें। एयर ट्रैवल करें, ट्रेन से जाएं, सोते हुए जाइए, रेस्ट कीजिए, जहाँ पर जाएं वहाँ पर टैक्सी कर लीजिए। ठीक है, टैक्सी कर लेंगे तो ड्राइवर भी साथ में जाएगा, शॉफर ड्रिवन। एक से भले दो टैक्सी। अगर आपको 8 सीटर कार खरीदनी है उसकी जगह 2 टैक्सी खरीद लीजिए, 2 कार खरीद लीजिए। एक 8 सीटर आप इनोवा खरीदोगे उसकी जगह आप 2 छोटी कार खरीद लो, उसमें 2 ड्राइवर साथ में रख लो। ठीक है, दोनों ड्राइवर आपको दुआ देंगे। साल में एक बार भी किसी ड्राइवर को आप अपने साथ ले जाना शुरू कर दो, उसका पूरा परिवार आपको दुआ देगा। ठीक है, टैक्सी एजेंसी वाला आपको सलाम ठोकेगा। तो आप जो है उस सबसे अच्छी बात यह है कि आप टैक्सी से जाओ लंबी ट्रिप से ना, और आपके पास जो भी कार है उसको ठीक करा लो, और अपने जो कम्यूटिंग है, डेली कम्यूट, वो आप अपनी पुरानी कार से कर लो। जितने दिन चल रही है उसको चलाते रहो, केवल उस पर ज़रूरी खर्चे करके उसको ठीक करो। सबसे अच्छी सलाह तो ये है। अब आप बोले कि नहीं, कार तो लेनी ज़रूरी है, अभी फर्स्ट कार खरीदनी है, अब क्या करें। चलो ठीक है, उस हिसाब से सोचते हैं। डीज़ल के बारे में मैंने बता ही दिया कि भाई डीज़ल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूरो 7 आने वाला है। अब इथेनॉल को और इसको भूल जाओ एक बार को कि आपका ये आइसोब्यूटेनॉल है ना। यूरो 7 आने वाला है, उसमें और ज़्यादा गला घोट दिया जाएगा इंजन्स का। यूरो 4 इंजन बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा माइलेज देते थे, डीजल वाले भी पेट्रोल वाले भी बेटर थे। यूरो 6 में इन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग गए, 6.2 में और ज़्यादा लग गए, और यूरो 7 में अब और ज़्यादा लग जाएंगे। तो जो थ्रिल और जो फन था डीजल में बचा नहीं। पहले से महंगा हो गया है, पहले से माइलेज भी कम देता है, पहले जितनी स्मूथ भी नहीं है, और पिकअप भी पहले जैसा नहीं है, पावर भी पहले जैसी महसूस नहीं होती। ठीक है, टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है। पूरा का पूरा वीडियो है, और उसमें DPF के इशू हैं, इतने सारे इशू हैं कि पहले की तरह डीजल इंजन पहले की तरह लॉन्ग लाइफ वाला भी नहीं है, पहले की तरह रिलायबल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनलेस कि आप एक टैक्सी एजेंसी है जिनके लगातार चलते रहते हैं, तो वो जो उस पर वो उससे कमा लेते हैं, तो वो उस पर खर्चा भी करेंगे। आप क्यों करोगे। चलिए, डीज़ल नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, उसके लिए पूरा यूट्यूब पड़ा है। तो डीज़ल नहीं लेंगे तो अब क्या करेंगे, किसके रिव्यू देखेंगे हम बैठ के ये सोच लीजिए। तो रिव्यू भी किसके देखोगे। देखो, रिव्यू देखोगे, अगर आप 30 लाख खर्च करने वाले थे कि एक डीजल 2000 सीसी वाला डीजल, 2500 सीसी वाला डीजल इंजन वाली गाड़ी लूँगा 30 लाख की, उसमें जो पिकअप में बड़ा मज़ा आएगा, तो भाई 30 लाख में तो ऑल व्हील ड्राइव वाली 25-26 लाख में ही ईवी आ जाती हैं। तो उनकी जैसे उनकी जो प्राइस लिखी होती है 25-26 लाख, उस पर खाली इंश्योरेंस और लगता है, और वो 30 लाख के अंदर ही बढ़ जाएगी आपको, और ऑल व्हील ड्राइव के साथ मिल जाएंगी। अभी सियारा भी आई है, हैरियर भी है, और रियर व्हील ड्राइव वाली है महिंद्रा की बड़ी सारी। ठीक है, तो 30 लाख में तो बहुत अच्छी ईवी आ जाती है, और उसका पिकअप इतना शानदार होता है कि आप सारे डीजल वीजल से भूल जाओगे। इस बात को लिख लो। एक बार अगर आपने ईवी ड्राइव कर ली तो सब भूल जाओगे। और बड़ी गाड़ी आप क्यों लेते हो डीजल में, क्योंकि पेट्रोल में आप अगर कोई इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो 4x4 SUV टाइप की, मतलब लैडर ऑन फ्रेम SUV जैसे स्कॉर्पियो है या फॉर्च्यूनर है या इनोवा है, तो आपको उसमें वो महंगा कितना पड़ता है। XUV 700 टाइप की जो गाड़ी है, 7X टाइप की, इसलिए आप वो डीजल में ख़रीदते हो। तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता तो है ही ना कि भाई मैं इतना पैसा क्यों खर्च करूँ इसके ऊपर, ये तो बहुत महंगी पड़ रही है। कोई कितना भी पैसे वाला हो भाई, जब गाड़ी 3.5 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में, तो जी तो दुखेगा।
इसलिए आदमी डीजल लेता है। तो वहीं आप फिर अगर इतना शौक ही, मतलब शौक को संभाला नहीं जा रहा है, बेकाबू हो रहा है शौक, तो फिर आप वहाँ ईवी ले लो। उनके साउंड सिस्टम बहुत अच्छे हैं। मेरे घर में देखो 6-7 ईवी हैं, सब बड़े खुश हैं, सब तरह की हैं उनमें। तो और वो बहुत 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 सस्ती पड़ रही है चलाने में। हर काम वो अपनी ईवी से करते हैं। स्कूटर को भूल गए हैं, हर काम, मतलब भूल ही गए एक्टिवा क्या, स्कूटर क्या होता था। सारे काम वो ईवी से करते हैं, करना भी ऐसे चाहिए। ईवी जब से आए उसको रेलवे इंजन की तरह ड्यूटी पर लगा दो। जैसे रेलवे इंजन एक बार स्टेशन पर आकर खड़ा होता है, कभी उसको आपने स्टार्ट होते को देखा है क्या कि उसको सेल्फ स्टार्टर मार रहे हैं? उसमें सेल्फ होता ही नहीं है ना, बहुत भारी, बहुत ज़्यादा तेल भी जाएगा वो स्टार्ट करने में। वो हमेशा स्टार्ट रहता है और एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया, उसको पहले इसमें जोत दिया, फिर उसमें जोत दिया, और तो ऐसे उसको बैल की तरह दौड़ाते ही रहते हैं। ऐसे ईवी को काम में लेना चाहिए। घर में ला के खड़ी करो, फिर दूसरा लेके आए, दूसरा तीसरा आदमी लेके आए घर पे, ऐसे चलाओ ईवी और मज़े लो उसके। तो आप भूल जाओगे कि 15 साल चलानी है। आप उसको पूरी की पूरे उसको वसूली आप 6-7 साल में ही कर लोगे, समझे। हालांकि ईवी में ये रहेगा कि ईवी के टायर थोड़े महंगे आते हैं और ईवी टायर भी ज़्यादा खाती हैं क्योंकि वो हैवी बहुत होती है, ठीक है। पर उसको खरीदने टाइम जो आपके 3 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पूरी बच रही है, मतलब गवर्नमेंट, अभी आप कोई भी पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी लेते हो 25-30 लाख की, चाहे वो 4x4 है या रियर व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसमें आपको ऊपर से 3-3.5 लाख जो रजिस्ट्रेशन के और रोड टैक्स के देने पड़ते हैं। वो ईवी में कुछ नहीं है। ईवी में अगर आप जो महंगी वाली ईवी है 25 से 30 लाख की वाली भी लेना चाहते हो, अगर आप ईवी खरीदो, आप उसमें नो रजिस्ट्रेशन, नो रोड टैक्स। दिल्ली में तो कर ही दिया है और बहुत सारे स्टेट्स में है आसपास भी। उसको आप दिल्ली में कभी भी चला सकते हो। डीजल वाली गाड़ी को रात दिसंबर में नहीं चला सकते हो, ईवी को आप चला सकते हो आराम से। उसके बाद आता है कि भाई ये तो थी शौक वाली बात। अब आती है, हम रनिंग से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले जब अभी 2018-19 में डीजल वाली कारें आती थी और पेट्रोल वाली भी आती थी, तो मारुति जैसी कंपनी ने, बड़ी सारी कंपनी ने स्टडी करी थी कि डीजल इतना इंपॉर्टेंट है क्या। उन्होंने बोला कि भाई 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है। अगर 3,500 से ज़्यादा चलना है तब तो आप डीजल खरीदो, और 3,500 से आपको कम चलना है तो आप पेट्रोल खरीदो, ठीक है। ऐसे ही अब क्या हुआ है कि अब डीजल इंजन और ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो अब तो डीजल खरीदो। कब खरीदो डीजल? जब आपको कम से कम महीने के 4,000 किलोमीटर चलाना है, तब आप खरीदो। अगर पुरानी बात को भी याद करें तो 4,000 किलोमीटर खरीदना है और आपके टैक्सी है तो आप डीजल खरीदो, अदरवाइज़ बिल्कुल मत खरीदो, ठीक है। उसके बाद क्या करें? डीजल तो खरीदना ही नहीं है। फिर ईवी हम ले नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए कुछ लोग, क्या होता है, दिक्कत ये है कि जैसे एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो लोग हाई राइज़ में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। उनमें जो पार्किंग होते हैं अंडरग्राउंड, उनमें चार्जर लगाना अलाउ नहीं होता। तो जहाँ चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है ना, वो लोग फिर ईवी नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें दूसरा ऑप्शन है, जहाँ चार्जिंग की फैसिलिटी, जो अपने पर्सनल घर में रहते हैं या चार्जिंग की फैसिलिटी है, वो तो ईवी ही खरीदो। डीजल वीजल सब भूल जाओगे। सारे तरह के पिकअप जिनको जो भी वो चीज़ थी, भारी भरकम एसयूवी, लंबे चौड़े, सब आजकल ईवी में आ रहे हैं। 7 सीटर XUV 9S आती है शायद, क्या नाम है उसका, हाँ है ना, तो वो 20 लाख में आ जाती है 7 सीटर ईवी। और क्या चाहिए आपको यार 20 लाख में? अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो फिर आप ईवी मत खरीदो। डीजल तो लेना ही नहीं है। डीजल के लिए तो पहले से ही ना हो गई है, डीजल तो लेना ही नहीं है। तो फिर आप हाइब्रिड ले लो। जो लोग मल्टी स्टोरी में रहते हैं, जिनके पास चार्जर नहीं है, वो हाइब्रिड ले लो। हाइब्रिड सस्ती नहीं आती हैं। हाइब्रिड 20-22 लाख से कम कोई हाइब्रिड आ नहीं रही है। ऐसा क्यों? हाइब्रिड में जिनके पास चार्जर नहीं है, बस वही लोग लो, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं आ रहा है आजकल इंटरनल कंबशन इंजन से। और हाइब्रिड के अंदर एक कंबशन इंजन होता है जो 100 की स्पीड तक जनरेटर का काम करता है, और 100 की स्पीड के बाद वो इंजन की तरह जो व्हील्स हैं, फ्रंट व्हील्स, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है और उनको व्हील्स को पावर देता है। तो जो हाइब्रिड्स हैं उनमें एक तरह से आपको
इंजन का भी खर्चा करना है, इलेक्ट्रिक मोटर का भी खर्चा करना है, ठीक है। इसलिए वो जो है आप, और बैटरी भी है उसके अंदर, इसलिए वो महंगी आती है। तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो जिनके पास चार्जिंग नहीं है वही हाइब्रिड को लें, जिनको ऐसा लगता है कि हमें अचानक कहीं पे जाना पड़ जाएगा, जैसे कि अनप्लान ट्रैवल जिनके हो जाते हैं कि वो चार्ज करके प्लानिंग नहीं कर सकते, अनप्लान ट्रैवल करने पड़ते हैं, और वो फिर हाइब्रिड ले लें। ईवी और हाइब्रिड में कॉमन चीज़ क्या है, ये दोनों ही कारें, चाहे ये ईवी हैं चाहे हाइब्रिड हैं, ये सिटी या अर्बन ड्राइविंग में बड़ी अच्छी रहती हैं। इनकी रेंज बेस्ट रहती है हाइब्रिड की और ईवीज़ की। सिटी वाली रेंज बेस्ट रहती है, सबसे अच्छी रेंज रहती है, क्योंकि बार बार जितनी बार इन्हें ब्रेक लगते हैं उतनी बार इनकी बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है, तो लंबी रेंज में चलती हैं। और दूसरा, दिल्ली जैसे शहर, नॉर्थ इंडिया के शहर, साउथ इंडिया में जहाँ पे उमस ज़्यादा रहती है, वहाँ पे लोग एसी बंद नहीं करना चाहते हैं, जैम में फंसे रहते हैं, तो पॉल्यूशन भी कम फैलाएंगे। दूसरा, आपको ठंडा रखेंगे। खड़े खड़े उनकी कंबशन कार का इंजन घूमे जा रहा है, आपका जी दुखे जा रहा है, 3 घंटे खड़े हो, जाना है 10 किलोमीटर, तो वहाँ पे आप ईवी फुल चार्ज करके ले जाओ ना। घर में ही अगर आपने चार्ज करी है तो कुछ महंगी नहीं पड़ती वो, आप मतलब खुशी से नाचोगे, इतनी सस्ती पड़ती है। एसी चलाते रहो बढ़िया, उसके अंदर गाने सुनते रहो बड़े सारे उन्होंने उसमें टाइम पास लगा रखे हैं आजकल, ठीक है। तो ये है कि आपको डीजल कार से थोड़ी ही महंगी पड़ रही है ईवी रियल वर्ल्ड में, उसके और थोड़ा सा उसका इंश्योरेंस महंगा है, उसके थोड़े टायर भी महंगे हैं। लेकिन जब आप पैसे बचाना शुरू करोगे, अगर आपकी रनिंग महीने की जो आपकी रनिंग है वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आप ईवी लेकर खुश ही रहने वाले हो, इस बात को समझ लो आप। हालांकि ईवी कंपनी वाले सोचते हैं कि पूरी वसूली तो तब होगी जब ये महीने के 6000 किलोमीटर चलाएंगे। ईवी की पूरी वसूली तब होती है जब वो महीने के 6000 किलोमीटर तक, जो लोग चला रहे हैं 5000 चला रहे हैं, उनको मज़ा आता है। पर ये उनके लिए बात है कि जहाँ पे ईवी महंगी है। ऐसे में अगर आप जो ईवी ख़रीद रहे हो वो उसी प्राइस में आ रही थी जिसमें आपको दूसरी कार आ रही थी कंबशन कार से 10-12 लाख, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे 10-12 लाख वाली ईवी ले लो, तब तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है। डीजल से ज़्यादा अच्छा पिकअप, और उनकी बॉडी भी बड़ी स्टिफ बनाते हैं क्योंकि उनको हैवी होती हैं गाड़ियाँ, और उनका पिकअप जो है स्ट्रेट लाइन पिकअप डीजल से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। 10-12 लाख में जो है उसमें मीडियम रेंज वाली भी अगर आप ख़रीद लेते हो तो आपको पेट्रोल वाली क्रॉस ओवर एसयूवी जैसी ये आती हैं अभी, विक्टोरिया से क्रेटा, ये सब नहीं ख़रीदना पड़ेगा। उससे एक साइज़ छोटी आएगी, 4 मीटर वाली, जैसे नेक्सॉन ये वाले साइज़ की ईवी मिल जाएंगी, ये अच्छी रहती हैं। वही सारे फ़ायदे हैं इसके। अगर आप ज़्यादा भी चलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम चलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इससे भी छोटी ईवी आ गई हैं, तो टाटा वाली भी आती हैं, और भी कंपनीज़ बहुत सारी लॉन्च करने वाली हैं। तो केवल 10 लाख रुपए में ईवी आके खड़ी हो जाती है घर में, और 350 किलोमीटर से ऊपर रेंज दे देती है। तो फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। सारे फ्यूल्स में अडल्ट्रेशन हो रहा है। ये जो लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं वो E20 की वजह से नहीं हो रही हैं, है ना। पेट्रोल कारें जो ख़राब हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल ख़राब आ रहा है, उसमें मिलावट कर रहे हैं। कौन? E20 वाली को मिलावट नहीं बोलेंगे, E20 वाली तो अब सर्टिफाइड है। मिलावट से मतलब पहले चोरी होता है, पेट्रोल डिपो से निकलता है, टैंकर कट जाता है, चोरी हो जाती है, और उसके अंदर वो और ख़राब क्वालिटी की केमिकल मिला देते हैं, भले ही से वो ख़राब क्वालिटी का इथेनॉल हो, है ना। तो पहले 20% मिला हुआ है, चोर ने उसके अंदर 20% और मिला दिया, वो E40 हो गया। पेट्रोल तो निकाल लिया, इसमें इथेनॉल डाल दिया, डीजल में बायोडीजल डाल दिया। अभी दोनों ही चीज़ें आपकी BS6 गाड़ी की जितने GPF हैं और DPF हैं उनको चोक करेगी। डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर और पेट्रोल पार्टिकुलेट PPF, गैसोलीन पार्टिकुलेट फ़िल्टर, उनको ये चीज़ें चोक करेंगी, ख़राब करती हैं ये जो मिलावटी चीज़ें मिलाते हैं। तो अब डबल मार है। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि पकड़ना किसको है, पकड़ना उन चोरों को है जो डीजल चोरी कर रहे हैं। ऐसे में अब डीजल पेट्रोल जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लोग रिलायंस वाले से बोलते हैं, रिलायंस नया है, जितने प्राइवेट प्लेयर हैं इनके साथ फ़ायदा ये है कि इनके जो सिस्टम हैं, इनके जो टैंकर हैं, उनके जो कैप हैं, जो ढक्कन है, वो OTP यूज़ करके खुलते हैं, उनमें से चोरी करना मुश्किल होता है।
और जो अच्छे पेट्रोल पंप ओनर हैं, पुराने ओनर हैं, वो अपना खुद का घर का आदमी भेजते हैं सुबह डिपो पे टैंकर को एस्कॉर्ट करने के लिए। मतलब टैंकर के साथ साथ तो आदमी देखता हुआ आता है कहीं इधर उधर किसी गांव में ये चोरी करके या किसी ढाबे पे रुक तो नहीं रहा है, इतनी सी दूरी के लिए तो उसको सीधा आना चाहिए। तो जो ऐसे पेट्रोल पंप है वहाँ पे अभी भी अच्छा पेट्रोल मिल रहा है, भले ही वो E20 है, पर उससे कोई गाड़ी ख़राब नहीं हो रही है। तो अब ये बात ये हुई थी कि भाई डीज़ल वाले जो हैं वो 4000 किलोमीटर चलते हों और टैक्सी में हो, हाईवे रनिंग जिनकी 70% है वो ही डीज़ल ले, बाकी कोई नहीं ले। ठीक है, तो डीज़ल जो ले जिसकी 70% हाईवे है, ठीक है, और टैक्सी सर्विस है, वो डीज़ल ले। ईवी कौन ले? महंगी वाली जो है 25-30 लाख वाली ईवी कौन लेगा? वो लेगा जो शौकीन है पिकअप का, ठीक है ना, जो पावर का शौकीन है वो ले लेगा। तो उसको डीज़ल से वो बेटर आगे आने वाले टाइम में पीस ऑफ माइंड देने वाली है। हालांकि अभी कंपनीज़ अपनी ईवी को अच्छे से ट्रीट कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, उनको ठीक करना है, उनके सर्विस का टाइम आने वाले टाइम में ईवीज़ 5 साल बाद तो और बेटर हो जाएंगी जब उनके अंदर सॉलिड स्टेट बैटरी आ जाएगी जिसकी रेंज 3 गुना होगी और वेट केवल तिहाई होगा, है ना। या तो वेट तिहाई कर लो या रेंज 3 गुना कर लो, ऐसा रहेगा उनके अंदर। कॉम्पैक्ट भी होंगी, उनका साइज़ भी केवल तिहाई हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद महंगी वाली ईवी नहीं लेनी है आपको, तो फिर आप अगर आपकी रनिंग जो है महीने की 6000 किलोमीटर है तो आप आराम से ईवी ले पर्सनल काम में, है ना। चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर चार्जिंग आपके पास नहीं है तो आप हाइब्रिड ले लो। हाइब्रिड 23 लाख में भी आती है, हाइब्रिड 30 लाख में भी आती है। 23 से 30 लाख में 2-3 तरह की हाइब्रिड आ रही हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। रिव्यूज़ तो आप देख ही लोगे पसंद तो खुद कर ही लोगे, ठीक है। तो वहाँ से आप हाइब्रिड ले सकते हो। और हाइब्रिड में क्या है कि डबल चीज़ खर्चे हैं उसमें, ईवी वाले खर्चे भी हैं और पेट्रोल वाले खर्चे भी हैं। जो इंजन ऑयल भी चेंज कराना पड़ेगा आपको, गियर ऑयल भी चेंज कराना पड़ेगा, उसके अंदर आपको ऑयल फ़िल्टर चेंज कराना है, इसमें आपको फ्यूल फ़िल्टर चेंज कराना है। तो ये सारे खर्चे ईवी में नहीं होते। ईवी में जो है सर्विस कॉस्ट कभी कभी तो केवल 1,500-2 हज़ार रुपये आती है और दूसरी कारों की 6-8 हज़ार रुपये आती है ना। तो हालांकि ईवी में थोड़ा सा इंश्योरेंस महंगा पड़ जाता है आपको, है ना, लेकिन ईवी में आपको कोई रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं लगती, उसमें RTO नहीं लगता है कुछ भी, ठीक है, वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो कुल मिला के अपने सहूलियत के हिसाब से आप ले सकते हो अच्छी क्वालिटी वाली ईवी। और हाइब्रिड भी नहीं लेना है तो फिर आप छोटी ईवी ले। ये तो बेस्ट तरीका है, छोटी ईवी ले, ये आपको 10 से 14 लाख में आ जाती है, 2-3 साइज़ में आ जाती हैं। ये आपकी पेट्रोल कार की कॉस्ट में आ रही है। अदरवाइज़ जैसे अगर आप हाइब्रिड भी नहीं लेते और बड़ी ईवी भी नहीं लेते तो आप क्या लेते? छोटी वाली पेट्रोल कार लेते 14-15 लाख की, है ना। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, अगर आपकी रनिंग महीने की 4000 किलोमीटर जा रही है तो आप ये छोटी ईवी ले लो, बिल्कुल खुशी से नाचते रहोगे हमेशा। 4000 किलोमीटर अगर आपकी रनिंग जा रही है तो भी आप ये छोटी ईवी ले लो, महीने की 4000 पर मंथली रनिंग है ये। मतलब साल के आप 50,000 किलोमीटर चला देते हो तो छोटी ईवी लेना बेस्ट चीज़ है। इससे ज़्यादा चला देते हो तो फिर तो ईवी लेनी चाहिए, ठीक है। साल के जो 50,000 चला दे उसको तो ईवी ही खरीदी, क्योंकि डीजल तो गया, डीजल तो बिल्कुल डीजल तो सजा है सजा। दूसरा वीडियो ज़रूर देख लेना, थोड़ी भी अगर कसर मन में रह गई हो, अभी प्रेम रह गया हो डीजल के लिए तो वीडियो उसको देख लीजिएगा। लोग भुगत रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मतलब डीजल को मेंटेन करना, उसकी सेवा करनी पड़ती है वो, ठीक है। तो आप छोटी वाली ईवी ले लीजिए। अब क्या है तीसरी चीज़ कि भाई हमें कभी कभी हम ट्रिप पे जाना चाहते हैं, कभी कभी आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं, छोटी मोटी ही ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, ईवी लेनी ही नहीं है कुछ, तो फिर आप अच्छे पेट्रोल इंजन वाली
मिड साइज़ कार ट्राई कर सकते हो, बशर्ते आपको करना आता हो। ज़्यादा उसमें अच्छे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, एक दो मुश्किल से छांट के मिलेंगे। जो ऑप्शन मैंने अपने लिए छांटा है, जैसे अगर मुझे लेना पड़ा तो मैं वो ले सकता हूँ। तो वो 1500 सीसी वाले नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली क्रॉसओवर कोई अच्छी लगती हो, जिसमें आपकी कुशाक है, क्रेटा है, एलिवेट है, अभी सियरा भी आई है, थोड़ा सा ऊपर का सेगमेंट है सियरा, लेकिन ये भी है। तो इनमें से कुछ आप अपने लिए छांट सकते हो। बहुत ज़्यादा शौक है और ईवी आपको महंगी लग रही है तो, क्योंकि इस रेट में जो ईवी आएगी वो एक साइज़ छोटी आएगी, वो 4 मीटर वाली आएगी, है ना। और बेस्ट ऑप्शन बता देते हैं। ये क्या है कि आप 4000 किलोमीटर चलना है तो, है ना, 4000 नहीं चलना है आपको, महीने में 1000 ही चलना है, महीने में 1000 ही चलना है, तो आप पेट्रोल वाली कार लो। पेट्रोल वाली कार कोई भी साइज़ की ले लो। 3.5 मीटर वाली भी आती है, 3.25 मीटर वाली आती है, 4 मीटर वाली आती है, 4.25 मीटर वाली आती है, ठीक है। तो अल्टो आ गई उसके अंदर 3.5 वाली, फिर 3.25 वाली स्विफ्ट आ गई, फिर 4 वाली i20 और अल्ट्रोज आ गई, फिर 4.25 वाली में बड़े हैं ये आपके वो भी अमेज़ भी आ गई 4 वाली में, फिर 4.25 वाली में क्रेटा आ गई, सेल्टोस आ गई, आपकी एलिवेट आ गई, कुशाक आ गई, टाइगोन आ गई, ये सब चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। इनमें अपने हिसाब से सबसे छोटे पेट्रोल इंजन छाट के आप गाड़ी ले सकते हो अगर कम चलना है तो, क्योंकि अब आपको माइलेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्चुअली। 1000 किलोमीटर चल रहे हो, अब आप क्या करोगे ईवी लेके, है ना। इसमें पेट्रोल अच्छा वाला डलवाना पड़ेगा बस, ठीक है। तो इसमें कोई माइलेज से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपकी चाल 1000 किलोमीटर से भी कम जा रही है, 1000 है, 1500 है ना, ये मान लो 2000 है, तो भी 2000 तक भी आप जो है ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चीज़ मांग रहे हो, बड़ा चीज़ मांग। पर अगर आप यूँ डरे हुए हो कि आगे क्या होगा, आगे उसका फ्यूचर कैसा है पेट्रोल का, तो भाई E20 से E25 हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या है, जो बेस्ट वाला ऑप्शन है, इन कारों में हैंडलिंग अच्छी नहीं होती। इन कारों की हैंडलिंग जो है, जितनी ज़्यादा हैवी गाड़ी हैं जैसे ईवी हैं, है ना, मान लीजिए कि आपके पास है कुशाक एलिवेट क्रेटा, इसकी जो हैंडलिंग होगी उससे ख़राब हैंडलिंग किसकी होगी, इस साइज़ की ईवी की होगी। उससे ख़राब हैंडलिंग होगी हाइब्रिड की, उससे भी ख़राब हैंडलिंग हो सकती है और 25-30 लाख वाली ईवी की, अगर वो अच्छे से इंजीनियर्ड नहीं है तो अगर आप असली में, अगर आप मुझसे ब्रदरली सजेशन लेते हो कि भाई दुनिया ख़त्म होने वाली है, शौक़ भी पूरा हो जाए, ऐसी चीज़ जो और कोई अभी मिल रही है आगे मिले ना मिले, है ना, अभी मिल रही है आगे मिले नहीं मिले, तो आप कोशिश करो कि आप 4 मीटर से छोटी कार लो। तो दुनिया में जितनी भी अल्ट्रा स्पोर्टी स्पोर्ट्स कार हैं वो छोटे साइज़ की हैं, आप समझे, वो छोटे साइज़ की हैं सारी। चाहे फरारी दूर से आपको दिखती है, उनका व्हील बेस कभी चेक करना, उनके डायमेंशन चेक करना कितनी छोटी होती हैं वो। तो ऐसे में आप 4 मीटर से छोटी कार लो, और 3.25 मीटर वाली भले स्विफ्ट वाले साइज़ की ले लो, टियागो स्विफ्ट, ठीक है। इनकी ईवी 10 लाख की आएगी मान लो, है ना, टियागो ईवी आई मान लो 9.5-10 लाख की आई। ऐसे में आपने स्विफ्ट पेट्रोल ही ले ली तो वो तो 6.5 लाख में आ जाएगी, और पैसे बच गए। आपको चलना कुल मिला के महीने के 1000-1500 है, तो उसमें अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल ही डलवाना है। आपको जियो का अच्छा लग रहा है, जियो का डलवा लो, बेस्ट है, क्या दिक्कत है, प्राइवेट पंप है, अपने मेंटेन करके रखते हैं क्वालिटी। तो E20 से कोई ख़राब नहीं हो रही। आपको पता है ये सारी नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं, ये इनमें से कोई सी भी आपको परेशान नहीं करेगी, जितनी भी छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी एकदम से नई एल्ट्रोज आ रही है, नई एलिवेट आ रही है, नई सिटी आई है, नई अमेज आई है, नई ब्रेजा आ रही है। ये सब चीज़ें अभी अभी थोड़ी दिन पहले ही तो नई आई थी, अभी अचानक इनको नया क्यों बना रहे हैं। ये जो ऑप्शन बता रहा हूँ ये बेस्ट है अगर कम चलना है तो। कम चलना है जैसे कि महीने के 1000 से 2000 किलोमीटर भी चलना है, इतना से ही चाल है, तो आप छोटी से छोटी पेट्रोल कार ले लो।
जिसमें टर्बो वर्बो ज़्यादा नहीं हो तो और भी अच्छा है, जैसे कि i20 ले ली, एल्ट्रॉज ले ली, और छोटी वाली स्विफ्ट ले ली। जितनी छोटी होगी उसकी हैंडलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और ये हैंडलिंग वाली कारें थोड़ी दिन मिल पा रही हैं, थोड़े दिन बाद जब सब हाइब्रिड हो जाएंगी तो सब भारी होती जाएंगी, फिर ये जो फ्रीडम टू ड्राइव है ना, जो फ्रीडम टू इन्जॉय है, ये नहीं रहेगी आपके पास। ये स्पोर्टी कारें हैं, स्विफ्ट को चला के देखना। जितनी भी छोटी कारें हैं जिनमें पेट्रोल इंजन है, इनकी हैंडलिंग ऐसे डायरेक्शन बदलती हैं, ऐसे लेन चेंज करती हैं कि बहुत मज़ा आता है। जिसने रेसिंग करी है, या चलो रेसिंग भी नहीं करी है, थोड़ा जिसका ट्रैक का एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि ये कितनी कंट्रोल में रहती हैं कारें। तो इनमें अच्छी सेफ सी गाड़ी अपने लिए ढूंढ लीजिए, और वो आप ले सकते हैं। 1-2 हज़ार किलोमीटर 6-8 लाख में कार आ जाएगी, सारे पैसे बच गए। उन पैसे को इन्वेस्ट करना। लोगों ने कितना प्रॉफिट कमा लिया पता है, जब से लड़ाई शुरू हुई, जब से अब तक। एक कार खरीदते तो ऐसा मैंने सुना है, मतलब अभी कुछ लोग, मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स में कैसे, पर जो अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 14-15 लाख पे उन्होंने 2.5-3 लाख कमा लिया। उसका क्या तरीका है वो आप किसी अच्छे उसी आदमी से पूछिए जो उस बारे में जानकारी रखता हो। ये खुशखबरी है आपके लिए कि आप छोटी कारें, अचानक मारुति ने अपने सारे इंजन बदल दिए हैं। पिछली बार हमने डीजल की बात करी थी कि कंप्रेशन रेशो है ना, उसका ज़्यादा होता है डीजल का, तो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है। तो पेट्रोल में भी उन्होंने क्या करा है मारुति ने, पर ज़्यादा पोल्यूशन तो फैलाता है, पर जो जटिल फ्यूल है, ठीक है, डीजल जैसा जो फ्यूल है जो आसानी से बर्न नहीं होता, उसको बर्न करने के लिए हाई कंप्रेशन रेशो रखना पड़ता है, ठीक है। तो डीजल के लिए रखना पड़ता है 22:1, है ना। और इथेनॉल ब्लेंडिंग जब बढ़ जाती है तो कंप्रेशन रेशो 9.5 से बढ़ा के 10.5, कभी 11, कभी 11.5, कभी 12 करना पड़ता है। अब सोचो सियरा का 13:1 है, ठीक है, कंप्रेशन रेशो। और ये सेल्टोस वालों ने अपना, इन्होंने 11.5:1 कर दिया है। ये देखो 11.5:1 हुंडई ने कर दिया है अपना कंप्रेशन रेशो, ठीक है। ये जो इनकी नई सेल्टोस आई है, अभी नई क्रेटा आने वाली पेट्रोल वाली। और मारुति ने तो गजब कमाल ही कर रखा है, उन्होंने कर दिया है 12:1, ये मारुति ने, ठीक है। इनकी अभी नई ये विक्टोरिस आई है, इनकी जो ये आपकी ग्रैंड विटारा है, इसका कंप्रेशन रेशो बढ़ा दिया है इन्होंने। नई स्विफ्ट तक का बढ़ा दिया है, नई वैगन आर का बढ़ा दिया है, ताकि जैसे जैसे आगे वाला फ्यूल आता जाए तो वो वाला जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है ना, वो इस वाले इंजन की हेल्प करने लग जाएगी। वरना हाई कंप्रेशन इंजन में नॉकिंग होती है, कड़ 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 बोलते हैं गियर। पर जब उसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल डल जाता है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल डल जाता है, क्योंकि इथेनॉल रेसिंग कारों में, हाई परफॉर्मेंस इंजन में एक एडिटिव की तरह यूज़ होता था। प्रोपेनॉल भी होता था, इथेनॉल भी होता था, ताकि उसकी ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाए और इंजन में स्मूथ बर्निंग हो फ्यूल की और परफॉर्मेंस अच्छा मिले। तो हाई कंप्रेशन होने से ज़्यादा पावर बनती है, आपको गियर डाउन नहीं करना पड़ता, और गियर डाउन नहीं करना पड़ता है इसलिए गाड़ी अच्छा माइलेज देती है। तो क्योंकि लोगों को ये समस्या हो रही थी कि भाई इथेनॉल वाला आ गया हमारे, तो माइलेज कम हो गई। तो छोटी कारें जो कम्यूटर कार हैं, जैसे हमें ऑफिस जाने के लिए जो कार चाहिए, और ऑफिस से आते में जब हम थक जाते हैं तो अपनी कार को स्पोर्टी स्टाइल में चलाते हैं, है ना, खटाखट ऐसे बिल्कुल गो कार्ट की तरह, तो वो हमें वापस खुश भी कर दे। तो हमें एक स्पोर्टी भी कार चाहिए। फरारी तो हम खरीद नहीं सकते, पोर्शे भी नहीं खरीद सकते, पर उसके साइज़ की माज़दा मियाटा जो आती है, सुबारू BRZ आती है, टोयोटा 86 आती है, GR 86 आती हैं। तो ये सब छोटे व्हील बेस की कार हैं जिनको हम स्पोर्ट्स कार कहते हैं, समझे। तो जो कार जितनी छोटी होती है उसको स्पोर्ट्स कार मिलने का, टैग मिलने के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। और जब बड़ी कार हो जाती है तो फिर उसको बस बोलते हैं उसको मिनी बस बोलते हैं 7 सीटर को, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स कार का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि वो छोटी होती है भाई, वो बड़ी नहीं होती है, वो छोटी होती है, उसकी हाइट कम होती है, ठीक है। उसकी छत आपके कंधे से नीचे नीचे आनी चाहिए, मतलब बल्कि और अगर उसकी छत कोहनी तक आ रही है तो यानी वो और महंगी, वो फिर वो लैम्बोर्गिनी है। अगर छत पहुंच जाए कोहनी पे तो कार हो जाती है लैम्बोर्गिनी से समझ गए। तो छोटी कार आप अगर उससे कंफर्टेबल हैं तो ये वाली कारें खरीदिए, ये सेफ़ है। मतलब एक तरह से ये आपको आगे, इनमें कम्बशन इंजन है, अच्छा 3 सिलेंडर है, उसमें भी घबराइए मत, अच्छा है, कम ख़राब होंगे, कम उसमें स्पार्क प्लग है, कम मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कम रिंग ख़राब होंगी, कम पिस्टन ख़राब होंगे, कम वाल्व ख़राब होंगे। 4 सिलेंडर वाली कार में 16 वाल्व में, जिसमें 3 सिलेंडर उसमें 12 ही वाल्व में, आपका ही पैसा बच रहा है ना आगे तक का।
तो ये छोटी छोटी कारें खरीदिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगी। सबके सारी होंडा नई होती जा रही हैं, सारी मारुति नई करें, सारी क्यों हो रही हैं? क्योंकि नितिन गडकरी सरकार सब लोग पीछे पड़ गए हैं कि भैया ऐसी कार बनाओ जो E25 भी चल जाए। ये सारी कारें इनके इंजन की कंप्रेशन रेशो देख के बता पा रहा हूँ कि E25 फ्यूल पे भी आपका माइलेज कम नहीं होने देंगी। लाइफ की गारंटी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हाथ से नहीं डिज़ाइन हो रही है ना, मैंने नहीं डिज़ाइन करी है, मैं चीफ इंजीनियर नहीं, मतलब मैं उस टीम में भी नहीं हूँ, मैं दूर दूर तक। पर फिगर्स देख के समझ में आ जाता है कि बोर स्ट्रोक रेशो कैसा रखा है। इसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है स्विफ्ट के अंदर, 3 सिलेंडर इंजन है, हाई कंप्रेशन इंजन है। हालांकि अब इनमें GPF लगे हुए आने लगे हैं, कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होने की वजह से। गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर है, पर ये डीजल जैसे नहीं है। इनको आप हाईवे पे थोड़ा दूर से दौड़ाओगे, सही गियर में चलाओगे, है ना, बार बार मतलब फोर्थ नहीं लगाओगे। जो लोग पेट्रोल बचाने के लिए फोर्थ गियर लगा देते हैं ना बार बार, उनकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खाती है। कैसे खाती है? उल्टा होता है। गाड़ी ही समझती है कि यार ये आदमी क्या कर रहा है, फ्यूल कट कर रहा है, और इंजन जो है ना नॉकिंग होके मतलब बंद होने वाला है, तो गाड़ी अपने आप इंजन कंट्रोल यूनिट ज़्यादा फ्यूल भेजना शुरू कर देती है। उनको लगता है ये आदमी कंजूस है, तो उसको सही गियर में चलाओ ना। जहाँ थर्ड की ज़रूरत है मैं फोर्थ में क्यों चला रही हूँ, मैं थर्ड में चलाओ। किटर किटर आवाज़ क्यों आ रही है? वो लगातार आवाज़ आनी चाहिए इंजन की कंटिन्यू। तो आप छोटी कारें खरीदो, सारी नई कारें E25 तक चलने वाली हैं, भले ही वो स्टिकर ना लगा के दें, इस बात को लिख लो। ये ऐसी ये भविष्यवाणी ही मान लो इसको, ये E25 के हिसाब से बनाई जा रही है। स्टिकर बदल दिए जाएंगे दिवाली तक, कभी भी बदल देंगे। नई ब्रेजा आ रही है, नई स्विफ्ट आ रही है, सब एकदम से नया क्यों आ रहा है? अभी सब नया था। इनके इंजन की कंप्रेशन रेशो बढ़े हैं, क्योंकि बाकी में किसी यूट्यूब में ये लोगों को देखना आता नहीं है। अब यूट्यूब पे बेचारे सब क्या है कि जो इंजीनियर है ना, असल में जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, वो अपने लाखों करोड़ों के पैकेज लेके लेबोरेटरी में लगे हुए हैं। उनके पास यूट्यूब वीडियो बना के का टाइम नहीं है। और दूसरा, इतने बड़े जो इंजीनियर हैं, जो इतने समझदार होंगे, उनको अलाउड नहीं होता ये एथिकल, वो नहीं होता कि आप किसी कंपनी के लिए काम, मैं टोयोटा के लिए इंजन डिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं यहाँ वीडियो शाम को बैठ के बना रहा हूँ। तो ऐसी जो भी काम जिससे आमदनी हो सकती है आपकी, वो आप नहीं कर सकते अगर आप किसी भी ब्रांड के साथ अटैच्ड हो। किसी के लिए भी आप काम कर रहे हो, आप 2 जगह एक साथ काम नहीं कर सकते। तो ये मेरी, अगर जिस चीज़ से कमाई हो रही है तो ये, तो अगर अभी जब मैं कहीं जुड़ जाऊँगा तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा आपको, सीधी सी बात है। ये चैनल मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंजीनियर, अब यूट्यूब पे इंजीनियर तो है नहीं, तो कौन है? मतलब वो जो कंफ्यूज लोग हैं वो हैं। वो खुद कभी कार खरीदना चाहते थे, और उनके साथ जो कन्फ्यूजन थे, वो सारे कन्फ्यूजन वो आपको देते जा रहे हैं। आप खुद जाके अपनी कार पसंद करो। आपको मैंने बता दिया ये कारें अच्छी हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो अगले 1 महीने में मैं आपको कुछ वीडियोस, जो कारें मैंने अपने शॉर्टलिस्ट करूँ मान लो अपने लिए, वो मैं आपको भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्रेशन रेशो सबके बढ़ गए हैं, सारे इंजन पहले से बेटर होते जा रहे हैं। और ज़्यादा यूट्यूब मत देखो। यूट्यूब तो ये भी बोल रहा है कि भी दुनिया ही ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो 15 साल की क्यों सोच रहे हो? बल्कि मैं तो ये उल्टा बोलता हूँ कि या तो बिल्कुल कार मत खरीदो, ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी मत खरीदो, किसी कीमत पे नहीं। पर अगर आप कार के शौकीन हो, है ना, आप कभी जीवन में स्पोर्ट कार चलाना चाहते थे, स्पोर्ट्स कार तो चलो अब हम क्या बोलें कि है ना, 1 करोड़ की आएगी, 50 लाख की आप नहीं खरीद सकते, है ना, नहीं खरीदना। तो आप स्पोर्टी, जो थोड़ी सी स्पोर्टी हो चलने में कार है ना, तो उन कारों का ये आखिरी टाइम चल रहा है। आने वाले टाइम में हाइब्रिड ही हाइब्रिड रह जाएंगी, ईवी रह जाएंगी, वो थोड़ी हैवी होती हैं। तो जब हम टर्न काटते हैं उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा काम करता है। जैसे मान लो आपकी कार ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ये आपकी कार जा रही है और ये ऐसे टर्न काट रही है, ठीक है। ये हो गया इसका बोनट बड़ा सा, ये हो गई इसकी छत, ठीक है। ये ऐसे टर्न काट रही है, ये रोड है, इधर को मुड़ना है गाड़ी को, है ना। गाड़ी इस तरफ जा रही है, अगर इसके पहियों का डायरेक्शन भी बता देते हैं आपको, ऐसे मुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये गाड़ी इस तरफ मुड़ेगी तो ये क्या करेगी, इसकी जो छत है वो बाहर की तरफ झूलेगी, और ये गाड़ी भी रोड होल्डिंग इसकी कम हो जाएगी। और इसकी हैंडलिंग में आपको दिक्कत क्या आएगी कि ये गाड़ी ये इस तरफ बाहर की तरफ जाएगी। तो जितनी भारी गाड़ियाँ होंगी ना आने वाले टाइम में, वो बाहर की तरफ धकेलेगी। उनकी जो उनमें हैवी वेट नीचे बैटरी लगी रहती है, और हाइब्रिड के अंदर इंजन एटकिंसन साइकिल होता है, तो इंजन हैवी होता है, हाई कंप्रेशन इंजन होता है सारी हाइब्रिड कारों के बाद। ये तो खुशी की बात है। तो वो हाई कंप्रेशन इंजन आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा इथेनॉल के साथ, ये भी हाइब्रिड में खुशी की बात है। लेकिन
जो पेट्रोल कार का जो लाइट वेट होने वाला नेचर है वो और किसी कार में नहीं होता। तो आप जो एंथुसियास्टिक लोग हैं वो आप यूँ पकड़ लो कि एल्ट्रॉस या स्विफ्ट जैसी कारें खरीद लो, बस इतना सा बोलना चाहता हूँ। पेट्रोल में ले लो, सिंपल, जी लो एक बार अपनी ज़िंदगी, उसके बाद नहीं कह सकते कि 5 साल बाद क्या होगा। केवल हाइब्रिड हो सकती है। और जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करी जा रही है 25%, वो हाई कंप्रेशन इंजन्स के लिए करी जा रही है, और हाई कंप्रेशन इंजन हाइब्रिड कारों में ही होते हैं कंपल्सरीली, उनमें एटकिंसन साइकिल इंजन होते हैं, ठीक है। पर ये सोच के लेना कि भाई आगे आने वाले टाइम में ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा दिन ये कारें कंटिन्यू रहें, हो सकता है डिसकंटिन्यू करनी पड़ जाए। पर E25 लैंडिंग के साथ अभी 10 साल तो आपको कोई नहीं रोकेगा चलाने से, अगर आपने कोई स्विफ्ट टाइप की गाड़ी ले ली तो। सबसे अच्छा सौदा है ये, कम से कम पैसे खर्च हुए आपके बाद, जो बाकी के और 15 लाख पड़े थे 20 लाख की गाड़ी खरीदने के, उनको इन्वेस्ट कर दो यार, इन्वेस्ट कर दो, बढ़ जाएंगे। फिर और खरीद लेना गाड़ी चलाने का मज़ा किस में होता है? जो सबसे छोटी गाड़ी में होता है, सबसे छोटी सबसे नीची गाड़ी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में, है ना। और इसमें बात नहीं बैठ रही है 1-1.5 किलोमीटर चलना है तो फिर एलिवेट टाइप की या टाइगुन टाइप की कोई गाड़ी ले लो, खुशहाल एलिवेट टाइप की, ठीक है। इससे और अगर 2000 किलोमीटर से ऊपर चल रहे हो तो ईवी ले लो, नेक्सॉन टाइप की ले लो, नेक्सॉन ईवी आती है। कर्व ईवी ले लो, सस्ती मिल रही है, 3-3 लाख का डिस्काउंट, जिस पे डिस्काउंट मिल रहा है वो ले लो। कर्व पे डिस्काउंट मिल रहा है, कर्व ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। हैरियर बहुत महंगा है, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब इतना ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। 20 लाख तक खर्च करो, उससे ज़्यादा खर्च ही मत करो। 20 लाख तो मैं तो अपने लिए तो 10 भी ना करूँ, ठीक है। चलो जी, आज के लिए बहुत है इतना ही, गुड नाइट।